किकी ठाकर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि ये नया वर्ष आपके लिए ढेरों खुशियां और सफलता लेकर आए। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे पद की चीर फाड़ करने वाले हैं जो दिखता तो सेरेमोनियल है, पर जिसके पास असल में काफी ताकत होती है। एक ऐसा पद जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है और केंद्र का प्रतिनिधि भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्यपाल यानी गवर्नर की। हमारे पास जो नोट्स हैं वो इस पद के हर पहलू को खंगालते हैं और खासकर राजस्थान के संदर्भ में। तो आज का हमारा मिशन है इस पद के इर्द गिर्द बुने गए संवैधानिक दांवपेच और राजनीतिक हकीकत को परत दर परत समझना। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और हम इस चर्चा को एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द रखेंगे। क्या राज्यपाल सिर्फ एक रबर स्टैंप है या फिर राज्य की राजनीति में एक असली पावर प्लेयर? हम उनके पद के संवैधानिक आधार से शुरू करके उनकी शक्तियों की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि असल में ये शक्तियां कितनी ताकतवर हैं, और साथ ही राजस्थान के कुछ दिलचस्प उदाहरणों से इसे और बेहतर समझेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये राज्यपाल का पद आया कहाँ से? मतलब संविधान में इसकी नींव कहाँ रखी गई है? इसकी नींव रखी गई है संविधान के अनुच्छेद 153 में, जो साफ साफ कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये तो हुई सीधी सी बात, लेकिन जो दिलचस्प बात हमारे नोट्स में है वो राजस्थान के इतिहास से जुड़ी है। 1956 तक जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब तक राजस्थान में राज्यपाल को राज प्रमुख कहा जाता था और जयपुर के महाराजा श्री सवाई मानसिंह जी इस पद पर थे। अच्छा, तो राज प्रमुख से राज्यपाल तक का सफर, ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव था। और शायद इसी दौरान एक और अहम बदलाव आया, है ना, कि एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। इसके पीछे क्या सोच थी? हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे सोच थी प्रशासनिक लचीलेपन की। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के जरिए किया गया। कई बार किसी छोटे राज्य के लिए या किसी आकस्मिक स्थिति में अलग से राज्यपाल नियुक्त करने के बजाय पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को ही अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी जाती है। इससे संसाधनों का भी बेहतर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पद की व्यवस्था समझ आ गई। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जो इस कुर्सी पर बैठता है। राज्यपाल बनने के लिए क्या कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए? क्या कोई आईएएस ऑफिसर या जज होना जरूरी है? दिलचस्प बात यही है कि संविधान ने इसे बहुत ही सरल रखा है। कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बस 2 मुख्य शर्तें हैं। पहला, वो भारत का नागरिक हो, और दूसरा, उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो। कोई खास एजुकेशनल या प्रोफेशनल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। बस इतना ही? ये तो बहुत सामान्य योग्यताएं हैं, लेकिन कुछ पाबंदियां तो होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई मौजूदा सांसद या विधायक सीधा राज्यपाल बन जाए? हाँ, यहीं पर कुछ शर्तें या पाबंदियां आती हैं। पहली और सबसे जरूरी शर्त यही है कि वो व्यक्ति संसद या किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर कोई सदस्य नियुक्त होता भी है तो उसे राज्यपाल का पद संभालने से पहले अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। साथ ही वो किसी लाभ के सरकारी पद पर भी नहीं होना चाहिए। मकसद साफ है, इस पद को सक्रिय राजनीति और सरकारी दखल से दूर रखना। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या इसका कोई कॉलेजियम सिस्टम है जैसे जजों के लिए होता है, या ये पूरी तरह से एक राजनीतिक नियुक्ति है? ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में है। संविधान के अनुसार नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन असल में राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिसका नाम प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सुझाती है। नियुक्ति के बाद उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें शपथ दिलाते हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर नियुक्ति केंद्र सरकार करती है तो क्या राज्यपाल की वफादारी केंद्र के प्रति ज्यादा नहीं हो जाएगी? और उनके कार्यकाल का क्या वो 5 साल के लिए सुरक्षित हैं? यही इस पद का सबसे संवेदनशील और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू है। संविधान में लिखा है कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होगा, लेकिन साथ ही एक लाइन और जोड़ दी गई है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। प्रसाद पर्यंत, द प्लेजर डॉक्ट्रिन, सुनने में ये बहुत अजीब लगता है। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि उनका 5 साल का कार्यकाल फिक्स नहीं है। केंद्र सरकार जब चाहे राष्ट्रपति से कहकर उन्हें हटा सकती है। बिल्कुल, और लंबे समय तक इसका मतलब यही समझा जाता था। जैसे ही केंद्र में सरकार बदलती थी, कई राज्यों के राज्यपालों से इस्तीफा मांग लिया जाता था या उन्हें हटा दिया जाता था। ये एक तरह की राजनीतिक परंपरा बन गई थी। तो ये
प्रसाद पर्यंत वाला क्लॉज तो एक तरह से केंद्र सरकार के हाथ में एक हथियार जैसा हो गया। क्या हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जहां इसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हुआ हो? बिल्कुल, कई बार ऐसे आरोप लगे हैं और इसी राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए 2010 में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। हमारे नोट्स में सीपी सिंगल बनाम भारत संघ केस का जिक्र है। इस लैंडमार्क फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब केंद्र सरकार की मनमर्जी नहीं है। राज्यपाल को हटाने के लिए कोई ठोस और जायज कारण होना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक असहमति या पसंद नापसंद वजह नहीं हो सकती। इस फैसले ने राज्यपाल के पद को एक पॉलिटिकल फुटबॉल बनने से बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। वाह, ये तो बहुत ही अहम जानकारी है। चलिए अब शक्तियों पर आते हैं। हमने ये तो तय कर लिया कि राज्यपाल सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड नहीं है, तो उनके पास असल भी क्या-क्या शक्तियां हैं? शुरुआत करते हैं उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी प्रशासनिक शक्तियों से। देखिए, प्रशासनिक शक्तियों का दायरा बहुत बड़ा है। राज्य सरकार के सभी काम औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। सबसे बड़ी शक्ति है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी वही करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक औपचारिकता ही है ना। राज्यपाल तो उसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिसके पास विधानसभा में बहुमत होता है। इसमें उनकी अपनी कोई खास भूमिका कहाँ है? ज्यादातर मामलों में ये एक औपचारिकता ही है, लेकिन सोचिए उस स्थिति के बारे में जब चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, यानी एक हैंग्ड असेंबली हो, तब राज्यपाल की भूमिका अचानक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। किस पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाना है, ये फैसला राज्यपाल अपने विवेक से लेते हैं, और यहीं पर उनकी निष्पक्षता की असली परीक्षा होती है। सही कहा। मुख्यमंत्री के अलावा और किन-किन महत्वपूर्ण पदों पर राज्यपाल नियुक्ति करते हैं? लिस्ट काफी लंबी है। राज्य के महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग जैसे आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इन सब की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। और राजस्थान के संदर्भ में देखें तो वे राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड और उदयपुर में स्थित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष भी होते हैं। साथ ही राज्य की सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी राज्यपाल ही होते हैं। तो ये तो हो गई प्रशासनिक शक्तियां, यानी राज्य को चलाने में उनका रोल। लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया में भी तो राज्यपाल की एक अहम भूमिका होती होगी। बिल्कुल, ये उनकी विधायी शक्तियां हैं। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, सत्र को समाप्त करते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। कोई भी बिल विधानसभा से पास होने के बाद कानून तभी बनता है जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर दें। और यहीं पर उनके पास एक बहुत बड़ी शक्ति आती है ना, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की। ये क्या है और ये इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? अध्यादेश राज्यपाल की एक असाधारण शक्ति है। इसे एक तरह का अस्थायी आपातकालीन कानून समझिए। जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए, तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस अध्यादेश की ताकत और असर बिल्कुल एक सामान्य कानून जैसा ही होता है। लेकिन इसकी कोई समय सीमा तो होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार विधानसभा को बाईपास करके सिर्फ अध्यादेशों से ही काम चलाती रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी एक तय समय सीमा है। जैसे ही विधानसभा का सत्र दोबारा शुरू होता है, उस अध्यादेश को 6 हफ्तों के अंदर सदन से पास करवाना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए किसी भी अध्यादेश की अधिकतम उम्र 6 महीने और 6 हफ्ते हो सकती है। हमारे नोट्स में राजस्थान का डेटा भी है जो दिखाता है कि 2018 में 8 अध्यादेश जारी हुए, लेकिन 2019 में 3 और 2021 में 1 भी नहीं। ये दिखाता है कि इसका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। अब आते हैं उन शक्तियों पे जहां सबसे ज्यादा विवाद होता है, स्वविवेकी शक्तियां यानी डिस्क्रेशनरी पावर्स। सुनने में ये बहुत पावरफुल लगता है। इसका असल मतलब क्या है? स्वविवेकी शक्तियां वो हैं जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपने विवेक और सूझबूझ से फैसला ले सकते हैं। हमने एक उदाहरण तो पहले ही डिस्कस किया, स्पष्ट बहुमत ना होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। और क्या उदाहरण है इसके? एक और बड़ी शक्ति है राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो गई है और सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है, तो वो इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं।
और इसी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। इसका मतलब राज्य की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने की प्रक्रिया राज्यपाल शुरू कर सकते हैं। राजस्थान में ऐसा कितनी बार हुआ है? राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और हमारे नोट्स में उन चारों मौकों के राज्यपालों के नाम भी दिए गए हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार हुकुम सिंह, रघुकुल तिलक और एम चेन्ना रेड्डी। ये तथ्य दिखाता है कि ये सिर्फ एक किताबी शक्ति नहीं है, इसका इस्तेमाल असल में हुआ है। इन शक्तियों के अलावा राज्यपाल के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती हैं, जैसे सजा माफ करने की। ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जैसी ही है। कुछ हद तक, पर पूरी तरह से नहीं। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं या उस पर कुछ समय के लिए रोक लगा सकते हैं। लेकिन 2 मामलों में उनकी शक्ति राष्ट्रपति से कम है। वो कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा में दखल नहीं दे सकते और सबसे महत्वपूर्ण, वो मृत्युदंड यानी मौत की सजा को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। मौत की सजा को पूरी तरह माफ करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो कुल मिलाकर राज्यपाल का पद केंद्र और राज्य के बीच एक पुल की तरह है, लेकिन कई बार यही पुल टकराव की वजह भी बन जाता है। इन विवादों को सुलझाने के लिए क्या कभी कोई कोशिश हुई? क्या किन्हीं आयोगों ने इस पर अपनी राय दी है? हाँ बिल्कुल। केंद्र राज्य संबंधों पर बने लगभग हर आयोग ने राज्यपाल की भूमिका पर गहन विचार किया है। इनमें से 2 सबसे प्रमुख हैं, सरकारी आयोग 1983 और पुंछी आयोग 2007। सरकारी आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थीं? वो इस पद को कैसे सुधारना चाहते थे? सरकारिया आयोग ने कुछ बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिए थे। पहला, राज्यपाल को उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है, ताकि वो स्थानीय गुटबाजी और राजनीति से ऊपर उठकर काम कर सके। दूसरा, उसकी नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। और तीसरा, उनके 5 साल के कार्यकाल को आसानी से भंग नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वो बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सकें। ये तो बहुत अच्छे सुझाव लगते हैं। क्या पुंछी आयोग ने भी कुछ इसी तरह की बातें कहीं? पुंछी आयोग एक कदम और आगे गया। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति की इच्छा ही काफी नहीं होनी चाहिए, बल्कि राज्य की विधानसभा में महाभियोग जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में होती है। उन्होंने नियुक्ति के लिए भी एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर और उस राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हों। लेकिन इन बेहतरीन सिफारिशों का हुआ क्या? क्या इन्हें लागू किया गया? दुर्भाग्य से ज्यादातर सिफारिशें आज भी कागजों पर ही हैं। इन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है और इसी वजह से राज्यपाल के पद को लेकर विवाद समय समय पर सामने आते रहते हैं। ये दिखाता है कि इस पद की भूमिका को और मजबूत और निष्पक्ष बनाने पर राजनीतिक सहमति बनाना कितना मुश्किल है। अब आखिर में खासतौर पर राजस्थान की बात करते हैं। हमारे नोट्स में यहाँ के राज्यपालों से जुड़े कुछ बड़े रोचक तथ्य हैं। जैसे सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे? वो थे राजस्थान की पहले राज्यपाल श्री गुरमुख निहाल सिंह। और अगर पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो बाद में देश की राष्ट्रपति भी बनी। राजस्थान में अब तक कुल 3 महिला राज्यपाल रही हैं, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट आल्वा। नोट्स में एक दुखद तथ्य का भी जिक्र है कि 4 राज्यपालों का पद पर रहते हुए निधन हो गया। जी हाँ, श्री दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और श्रीमती प्रभा राव। ये हमें याद दिलाता है कि यह एक संवैधानिक पद है और अगर पद पर रहते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है तो संविधान में उसके लिए भी प्रक्रिया निर्धारित है। एक और बहुत दिलचस्प बात है कि कुछ राज्यपालों का राजनीतिक कद बहुत बड़ा रहा है। जैसे बलिराम भगत और शिवराज पाटिल, ये दोनों लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके थे। बिल्कुल। और वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र और मार्गरेट आल्वा जैसे लोग संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। यह दिखाता है कि इस पद पर अक्सर बहुत अनुभवी और वरिष्ठ राजनेताओं को नियुक्त किया जाता है। और एक आखिरी तथ्य जो परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी थी, उस वक्त राजस्थान के राज्यपाल सरदार जोगेंद्र सिंह थे और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। तो आज के इस चर्चा से एक बात तो साफ है, राज्यपाल का पद रबर स्टैंप और पावर प्लेयर के बीच एक महीन धागे पर चलता है। संविधान ने उन्हें राज्य का संरक्षक बनाया है, लेकिन उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया उन्हें कई बार केंद्र का एजेंट बना देती है। हमने संवैधानिक प्रावधानों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक और आयोगों की सिफारिशों से लेकर
राजस्थान के जमीनी उदाहरणों तक हर पहलू को समझने की कोशिश की। भारतीय राजनीति के सबसे चुनौतीपूर्ण पदों में से एक बनाता है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए विचार करने हेतु एक अंतिम प्रश्न। सरकारिया और पुंछी आयोग जैसे आयोगों ने राज्यपाल की नियुक्ति और उन्हें हटाने की प्रक्रिया में बदलाव के जो सुझाव दिए थे, अगर उन्हें आज लागू कर दिया जाए तो क्या इससे केंद्र और राज्यों के बीच चल रहा टकराव वाकई कम हो सकता है, या फिर राजनीतिक दल इसका भी कोई तोड़ निकाल लेंगे? इस पर विचार कीजिएगा।